वेलकम है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले हम इल्जा ड्रैगुनोव के बारे में बात करते हैं जो कि भाई करंटली एनएक्सटी चैंपियन है। तो भाई वो एक टेपिंग्स हो रही थी एनएक्सटी की, क्योंकि भाई नेक्स्ट वीक जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है भाई उन्होंने पूरा जो स्टाफ है उसको छुट्टी दे के रखी हुई है। तो भाई जो नेक्स्ट वीक का एनएक्सटी होना है उसको अभी से जो है वो टेप कर लिया गया है। तो भाई वहाँ पर रिज हॉलैंड के साथ जो है वो मैच के दौरान इल्जा ड्रैगुनोव जो है वो इंजर हो चुके हैं। और भाई इतने वो इंजर हुए कि उसके बाद उनको स्ट्रेचर के ऊपर जो है वो लेके जाया गया। अब भाई क्योंकि ये टेपिंग सी तो कुछ डिटेल सामने नहीं आई कि भाई कौन सा वो मूव था जिसको परफॉर्म करते हुए इल्जा ड्रैगुनोव को ये चीज़ जो है वो हुई। लेकिन उसके बाद फाइटफुल की तरफ से ये रिपोर्ट आती है कि भाई ये सारा कुछ एक स्टोरी लाइन का पार्ट है और एक्चुअल में जो इल्जा ड्रैगुनोव है उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो भाई ये एक छोटी सी चीज़ थी। तो भाई मुझे लगा आप लोगों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि भाई जब मैंने भी पहली दफ़ा देखा मुझे लगा था कि भाई शायद कोई सीरियस जो है वो चीज़ हो गई है उनके साथ। लेकिन उसके बाद फाइटफुल की तरफ से रिपोर्ट आती है, मल्टीपल सोर्सेज की तरफ से बताया गया कि भाई ये सारा कुछ सिर्फ स्टोरी लाइन का पार्ट है और एक्चुअल में इल्जा ड्रैगुनोव के साथ कोई भी मसला नहीं है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और भाई ये एक स्टैट है जो कि आई थिंक भाई हम में से किसी को भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता। तो भाई हिस्ट्री के अंदर सिर्फ एक बंदा है जो कि सेम कैलेंडर ईयर में रॉयल रंबल और मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस जीत चुका है। और भाई वो बंदे हैं एल्बर्टो डेल रियो, जिन्होंने 2011 में ये चीज़ की थी। और भाई वो जब रॉयल रंबल भी जीते थे तो भाई वो सबसे भरी रॉयल रंबल थी, मतलब 40 बंदे थे उसके अंदर। तो भाई एल्बर्टो डेल रियो ने 2011 में सेम चीज़ जो है वो की, मतलब कि रॉयल रंबल भी उन्होंने सेम ईयर में जीती और इसके अलावा मनी इन द बैंक भी जीता उसी साल। तो भाई ये काफ़ी एक रेयर चीज़ है, इस तरह का हम बहुत जो है वो कम देखते हैं, क्योंकि भाई यूजुअली मतलब जो भी बंदा रॉयल रंबल जीतता है उसके बाद वो रेसलमेनिया में अगर उसका जो गोल है वो अचीव हो जाता है तो फिर उसके बाद मनी इन द बैंक में उसको ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि भाई मनी इन द बैंक को वो जो है जीते, उससे पहले ही उसका जो भी गोल होता है वो हो जाता है। और वैसे भी अगर ना भी हो तो मुझे नहीं लगता कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी जल्दी जो है वो किसी के ऊपर दोबारा से इन्वेस्ट करके उसको मनी इन द बैंक भी दे दे। अब आप इमेजिन करें कि भाई लास्ट ईयर कोडी जीते थे रंबल, उसके बाद रेसलमेनिया में वो हार गए, लेकिन भाई अगर उनको मनी इन द बैंक भी दे दिया जाता तो फैंस आजकल जो है वो भाई बहुत जल्दी मतलब कि अगेंस्ट हो जाते हैं किसी भी सुपरस्टार के कि भाई सब कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई इसी को जो है वो दी जा रही है। तो भाई अब डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद उन चीज़ों को जो है वो नहीं करती। लेकिन भाई पास के अंदर भी सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि भाई एक बंदा सेम कैलेंडर ईयर में रॉयल रंबल और साथ में मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस भी जीता। तो भाई क्या आपको ये स्टैट पता था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और भाई अभी मैंने आपको बताया कि एनएक्सटी की टेपिंग्स हुई और हमें पता है कि भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर होती है, परफॉर्मेंस सेंटर में होती है। तो भाई परफॉर्मेंस सेंटर में यहाँ पर जो हमारे सीएम पंक है भाई वो भी पहुँच चुके हैं। और भाई जब सारे जो स्टार्स हैं उन्होंने जब देखा सीएम पंक को तो भाई काफ़ी ज़्यादा वो लोग खुश भी हुए और साथ में काफ़ी ज़्यादा शौक हो गए, क्योंकि भाई कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई वो आएंगे, मतलब वो स्क्रीन के ऊपर नहीं बल्कि बैक स्टेज के ऊपर मतलब लोगों के साथ जो है वो उन्होंने इंटरेक्शन किया। तो भाई सीएम पंक का ये जो रिटर्न हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो भाई सीएम पंक काफ़ी इस वक्त पॉजिटिव वाइब्स मतलब के जो है वो सब जगह मतलब कर रहे हैं। तो भाई काफ़ी वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो कुछ भी उन्होंने पास के में जो है वो किया, क्योंकि भाई काफ़ी ऐसी फैन बेस है, ऑडियंस है जो कि उन सारे कामों की वजह से सीएम पंक को डिसलाइक करने लग गई हुई थी। भाई इंक्लूडिंग मी, मैं भी उनको डिसलाइक करता था और अगर वो ना भी आते तो भाई मैं इतना कोई होता ना कि भाई सीएम पंक को आना ही चाहिए था डब्ल्यूडब्ल्यूई में। लेकिन भाई अब क्योंकि वो आ चुके हैं और वो भाई काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जो भी उन्होंने पास्ट के अंदर जो है वो चीज़ें की तो भाई फैंस उसको जो है वो भूले, और उसके लिए वो काफ़ी भाई कोशिशें कर रहे हैं। तो आई थिंक टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा, लेकिन भाई आहिस्ता आहिस्ता जो फैंस हैं वो सीएम पंक को दोबारा से पसंद करने लग जाएंगे। अगली स्टोरी भी सीएम पंक से जुड़ी है। और भाई सीएम पंक ने जब डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ा था 2014 के अंदर, तो भाई मिक फॉली ने यह चीज़ रिवील की कि भाई 2014 में जब सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ा था तो भाई उसने सबसे पहले आके मुझे मैसेज किया था और उसने कहा था कि भाई ये जो मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हैं उन्होंने जो है वो मुझे निकाल दिया। और भाई वो काफ़ी जो है वो तब अपसेट थे और उन्होंने कहा कि भाई मुझे लगता है कि भाई एक ही ज़रिया है जिससे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भाई आप दोबारा से आ सकते हो, और वो ये है कि आप कहीं और जाओ और उसके बाद अपना नाम बनाओ और भाई उसके बाद तुम जो है वो दोबारा आओ। तो मिक फॉली कहते हैं कि हाँ भाई वो वापस तो आया, लेकिन आई थिंक भाई उसने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया, मतलब अगले महीने 10 साल हो जाएंगे उस चीज़ को। तो भाई काफ़ी टाइम लिया सीएम पंक ने, लेकिन भाई यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई अब वो क्योंकि वापस आ चुका है तो देखते हैं बहरहाल भाई किस लेवल के ऊपर जाके वो अपना जो करियर है उसको रेस कर पाता है। तो भाई इस तरह से मिक फॉली ने रिवील किया कि भाई हमेशा से ही सीएम पंक का ये आइडिया ज़रूर था, ये मास्टरमाइंड ज़रूर था कि भाई मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में अगर वापस आना है तो भाई मुझे जाना पड़ेगा और उसके बाद भाई अपने आप को कुछ बना के। वैसे भाई वो तब भी काफ़ी बड़ा नाम था उनका, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। मुझे याद है भाई जब वो गए थे उससे पहले जो TLC का PPV था वहाँ पर उन्होंने शील्ड को हराया था, मतलब 3-on-1 हैंडीकैप मैच में उन्होंने शील्ड को हराया था। तो भाई जो बंदा शील्ड को हरा रहा है कहीं से भी भाई उसकी बुकिंग ख़राब नहीं हो सकती। अंडरटेकर के साथ उनका मैच हुआ, द रॉक के साथ भाई वो मैच मल्टीपल टाइम्स लड़ चुके हैं। तो भाई स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हाई था, लेकिन भाई उस वक्त जो सर्कमस्टांसिस थे वो इस तरह के थे
वो इस तरह के देखे भाई CM पंक को WWE को छोड़ के जाना पड़ गया। अगली स्टोरी रोमन रेंज से जुड़ी है और भाई रोमन रेंज इज अनटचेबल, क्योंकि भाई आज के दिन रोमन रेंज को अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने हुए 1200 दिन हो गए, मतलब यूनिवर्सल चैंपियन बने हुए उनको 1200 दिन हो चुके हैं। तो भाई 1200 दिनों की ये जो रेन है ये हो चुकी है और भाई तकरीबन 200 दिन बाद ये हाफ हो जाएगी ब्रूनो सैमार्टिनो का। आई थिंक उनकी 2800 की है। तो भाई इतनी देर हो गई है रोमन को चैंपियन हुए, लेकिन भाई अभी भी ब्रूनो सैमार्टिनो की रेन का आधा भी ये चीज़ है वो नहीं हुई। ये काफ़ी भाई सोच के अजीब सा लगता है कि भाई उस ज़माने में कितनी लंबी मतलब कि रेन WWE ने कर दी थी कि भाई अब रोमन की इतनी लंबी रेन है कि कुछ फैंस पक चुके हैं, मतलब थोड़ी ही फैन बेस ऐसी है जो कि मुझे लगता है कि भाई पक चुकी है। लेकिन भाई ऐसा लगता है कि भाई कब से रोमन में जो है वो चैंपियन बने हुए हैं, तो भाई अभी भी वो उनके हाफ पे भी नहीं पहुंचे। तो भाई ये सोच के काफ़ी अजीब सा लगता है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई टॉप डॉलर का तो आपको पता ही होगा। तो भाई WWE में वो आए थे लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनके साथ WWE ने कुछ भी नहीं किया और उनको दोबारा से जो है वो रिलीज़ कर दिया था। तो अब भाई गेम चेंजर रेसलिंग एक प्रमोशन है जहाँ पर टॉप डॉलर ने साइन कर लिया। तो भाई पहले भी वो यहाँ पर जो है वो परफॉर्म कर चुके हैं, तो अब भाई दोबारा से वो इस प्रमोशन के अंदर जो है वो जा चुके हैं। तो भाई एक छोटी सी चीज़ थी जो कि मुझे लगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर देनी चाहिए। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं भाई निक एल्डस रैंडी ओर्टन की भाई ये जो नोक जोक चल रही है RKO पर गया, उसके बाद फाइन हुआ और फाइन रैंडी ओर्टन ने 2 दफ़ा का दे दिया। तो भाई निक एल्डस डरे हुए तो होंगे रैंडी ओर्टन से कि भाई अब मैं जब भी अगली दफ़ा इस बंदे के सामने जाऊँगा तो भाई ये दोबारा से मुझे रैंडी ओर्टन RKO लगा सकता है। तो भाई इससे बचने के लिए एक प्लान है जो कि रिपोर्ट्स में आ रहा है और वो ये है कि निक एल्डस एक बॉडीगार्ड को हायर कर लेंगे और वो बॉडीगार्ड कौन होगा, ये वही बंदा होगा जो कि भाई अपने करियर के स्टार्ट में भी कुछ ऐसा ही रोल कर रहा था रॉ अंडरग्राउंड में, और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ओमोस की। तो भाई रिपोर्ट ऐसी आई है कि शायद भाई निक एल्डस ओमोस को अपना बॉडीगार्ड बना के लेके आ सकते हैं और भाई उसके बाद वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे कि भाई रैंडी ओर्टन उनको RKO ना लगा पाए। तो भाई ये स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। ओमोस वैसे भी भाई आजकल कुछ कर नहीं रहे, तो मुझे लगता है कि भाई अगर WWE उनको लेके आती है और भाई इस तरह से ये बॉडीगार्ड वाला सीन भी जो है वो करती है, तो आई थिंक इसको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और हमें पता है कि भाई बेकी लिंच की एक बुक आने वाली है भाई द मैन नॉट योर एवरेज गर्ल। तो भाई मिक फॉली ने बम के शो पे इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की कि भाई ये जो बुक है ये भाई इस वक्त जो रेसलिंग की भाई जितनी भी बुक्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा नाम कमाने वाली है, काफ़ी भाई ये बड़ी होगी। और उसके बाद जो बेकी लिंच है उन्होंने भी अपने भाई इंस्टाग्राम पर एक मतलब कि स्टोरी लगाई जहाँ पर भाई वो मिक फॉली को कह रही हैं माई हीरो माई मेंटोर। तो भाई इस तरह से जो बेकी लिंच है उनकी जो बुक है भाई वो मार्च के मंथ में आने वाली है। तो देखते हैं बहरहाल भाई जब वो बुक जो है वो आएगी तो किस तरह से भाई लोग उसको जो है वो रिसीव करते हैं। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और ये जुड़ी है द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स से। तो भाई क्या AJ स्टाइल्स WWE को छोड़ के जा सकते हैं? तो भाई जैसा कि हम सबको पता है कि भाई लास्ट टाइम जब हमने AJ स्टाइल्स को देखा था तो उनकी जो स्टोरी लाइन है वो ब्लड लाइन के साथ हमें दिखाई गई थी, मतलब ब्लड लाइन ने AJ स्टाइल को इंजर किया था और उसके बाद भाई वो चले गए थे और वो भी कोई एक्चुअल में वो इंजर नहीं हुए थे बल्कि वो स्टोरी लाइन के अंदर दिखाया गया था और उसके बाद LA नाइट ने उनको आके रिप्लेस कर लिया। तो अब भाई हम काफ़ी देर से सुन रहे हैं कि AJ स्टाइल्स अपना रिटर्न करने वाले हैं, आज आ जाएंगे कल आ जाएंगे, लेकिन भाई वो चीज़ हो नहीं रही। अब इसके पीछे जो रीज़न है वो उनमें से एक रीज़न ये भी है कि भाई WWE के पास अभी कोई भी प्लान्स नहीं है AJ स्टाइल्स के लिए, मतलब ब्लड लाइन के साथ उनकी स्टोरी लाइन होनी चाहिए जो कि भाई स्टोरी लाइन में है, लेकिन भाई ब्लड लाइन के लिए पहले ही WWE ने काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं जो तैयार करके रखे हुए हैं। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि भाई रैंडी ऑर्टन है और उसके बाद भाई यहाँ पर LA नाइट भी हैं जो कि कह रहे हैं कि भाई मुझे रोमन से टाइटल चाहिए और उसके बाद रेसलमेनिया सीज़न शुरू हो जाएगा तो भाई फिर कोडी रोड उस लाइन के अंदर आ जाएंगे। तो भाई ऐसा लग रहा है कि शायद AJ स्टाइल्स की कोई जगह ही नहीं बची कि भाई उनको रोमन रेंज के साथ मैच कहाँ दिया जाए, और ऐसा बताया जा रहा है कि शायद भाई जो AJ स्टाइल्स हैं वो पिस्ड ऑफ होकर WWE को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि भाई AJ स्टाइल्स वर्सेस रोमन रेंज ऐसा मैच है जो कि काफ़ी लोग देखना चाहते हैं। भाई पास में भी हम इनका मैच देख चुके हैं भाई, जब बैक टू बैक 2 मैचेस हुए थे और भाई दोनों मैचेस कितने ज़्यादा बढ़िया थे, लेकिन भाई अब WWE के पास जगह नहीं बन रही कि कहाँ पे वो AJ स्टाइल्स वर्सेस रोमन रेंज का मैच करवाएं। तो भाई क्या ऐसा होगा कि AJ स्टाइल्स चले जाएंगे? अब भाई चले जाएंगे इसके बारे में मुझे तो नहीं लगता कि भाई ऐसा कुछ होगा। वैसे मुझे उनके मतलब के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका भी नहीं पता कि भाई कब वो एक्सपायर हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई AJ स्टाइल्स जाएंगे WWE को छोड़ के। लेकिन भाई काफ़ी बुरा लग रहा है इस चीज़ को सोच के कि भाई AJ स्टाइल्स जो कि इतना बड़ा स्टार है और भाई उसका मैच हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई होगा रोमन रेंज के साथ, लेकिन आउट ऑफ नो वे WWE LA नाइट को पिक्चर के अंदर ले आई और उसके बाद AJ स्टाइल्स एकदम से साइड लाइन पर चले गए। आई थिंक क्राउन जूल के अंदर मतलब आ रही थी रिपोर्ट कि भाई AJ स्टाइल्स मतलब कि आ जाएंगे क्राउन जूल से पहले ही। तो भाई आई थिंक अगर क्राउन जूल के अंदर WWE एक ट्रिपल थ्रेट मैच करवा देता तो भाई उससे AJ स्टाइल्स का भी फ़ायदा हो जाता, LA नाइट का भी, और रोमन रेंज अपनी चैंपियनशिप भी रिटेन कर लेते। तो भाई बहरहाल WWE ने वो चीज़ नहीं की। तो अब देखते हैं बहरहाल भाई कि AJ स्टाइल्स का आगे क्या होता है। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।